नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पारब के यूट्यूब चैनल, जो कि विनोद आर्यस एकेडमी भी है, आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हम राजस्थान पॉलिटी या पॉलिटी के अंदर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एग्जाम राजस्थान का हो या वो यूपीएससी का हो, चाहे वो आरएएस का हो या पुलिस का हो या पटवारी का हो या एलडीसी का हो या रीट का हो, हर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम समय में और एक अच्छा मैटर हम कंटेंट इसके अंदर उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो कहते हैं स्मार्ट स्टडी करेंगे, हम स्मार्ट स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। आइए देखते हैं हमारा ये टॉपिक। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूं, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगे, हमारी मेहनत में लगे, थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मंत्री एवं मंत्रिपरिषद। दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य सरकार का एक अभिन्न हिस्सा होता है और राज्य सरकार इन्हीं से चलती है। मेन कार्यकारिणी, राज्य की सरकार की जो कार्यकारिणी होती है, असली सरकार यही होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसका उल्लेख जो है हम संविधान के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कल हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। तो राज्यपाल के अंतर्गत हमने देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 152 को तो निरस्त कर दिया गया वर्तमान में, लेकिन 153 से लेके 162 तक राज्यपाल के बारे में अनुच्छेदों का वर्णन था। अब 163 और 164 ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, त्यागपत्र और उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 163 और 164। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो इनसे संबंधित हैं, लेकिन मुख्यतः जो अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित आते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के नियुक्ति, त्यागपत्र, शक्तियों के बारे में जो वर्णन मिलता है इनमें, वो 163 और 164 में मिलता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 163 क्या कहता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल के स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर, केवल राज्यपाल को छोड़कर अन्य शक्तियों के लिए सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्री, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 163 के अनुसार राज्यपाल की स्वविवेक वाली शक्तियों को छोड़कर शेष अन्य शक्तियों या अन्य शक्तियों की सलाह के लिए जो एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुखिया जो होगा मुख्यमंत्री होगा। 164 अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति करेगा मंत्री की, ताकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, यह निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, यह मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री चुन यह नियुक्त होता है, तो इसका उत्तर नियुक्त होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त करने वाले नेता को। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री वो होगा जो विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने वाले दल का नेता होगा। विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, या मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो जो सबसे बड़ा दल होता है। परंपरा ये रही है, जो सबसे बड़े दल मंत्री के तौर को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है और उसको विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने के लिए एक समय देता है। 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 30 दिन देता है, वो का समय देता है वो कि बहुमत प्राप्त करने के लिए कि आप विधानसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करिए। हो सकता है 2 या 2 से अधिक पार्टियां भी आपस में मिलकर बहुमत प्राप्त करें और उनका जो सर्वमान्य नेता होगा, उस नेता को भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल नियुक्त करेगा। ये धारा 164 की अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अंतर्गत
वर्णन मिलता है। राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, बाद में बहुमत सिद्ध करने के लिए अवसर देगा। बहुमत बाद में मंत्री की नियुक्ति पहले हो जाएगी, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। योग्यता क्या होती है इसकी? मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है? योग्यता एकमात्र योग्यता के लिए वो मंत्री बनने के लिए वो योग्यता है कि विधानमंडल का सदस्य हो या 6 माह के अंदर बनने की योग्यता रखता हो। विधानमंडल से मतलब या तो विधानसभा का या विधान परिषद का, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो आगामी यानी कि नियुक्त होने के राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त होने के 6 माह के अंदर अंदर ये योग्यता हासिल करने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम 1997 में एक मुख्यमंत्री को लेकर एक क्या थी, वो टिप्पणी क्या थी कि 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बनने पर मंत्री या मुख्यमंत्री का पद रिक्त माना जाएगा या स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। अगर 6 माह के मुख्यमंत्री का कोई शपथ लेता है, कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति को किसी को पकड़ के शपथ दिलाई जा सकती है, अगर उसने 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा में या विधान परिषद में की सदस्यता नहीं ले पाए तो वो मंत्री या मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसका पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। इसके बाद में शपथ की बात करते हैं तो शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 164 की धारा 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख, राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री भी अन्य मंत्रियों के साथ में सिर्फ मंत्री पद की शपथ लेता है। किसी भी विभाग या मुख्यमंत्री से शपथ नहीं होती है। विभागों का बंटवारा बाद में मुख्यमंत्री का निजी अधिकार होता है। विभागों का बंटवारा मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री करता है खुद, और राज्यपाल जो है मंत्री और सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री, स्वतंत्र मंत्री, उप मंत्री, सभी मंत्रियों को आता है, सब शपथ दिलाता है, सब पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और उस समय पर शपथ दिलाते समय कि किसी नहीं किया जा सकता, बंटवारा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ शपथ दिलाई जाती है। जबकि विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री खुद अगले दिन या उसी दिन करता है, बंटवारा करता है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा जो शपथ लेते हैं, वो शपथ का प्रारूप क्या होता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। भारत संप्रभुता एवं एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की और शुद्ध अंतःकरण से दायित्वों के निर्वहन की शपथ लेते हैं सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। कार्यकाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा हुआ है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। कार्यकाल के बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है। हम आमतौर पर यह धारणा बना के रखते हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री का या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है 5 साल होता है। यह सामान्यतया तो सही है, ये बात कि सामान्यतया मुख्यमंत्री परिषद का कार्यकाल वर्ष तक होता है, ये बात सही है। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग इनका कार्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि संविधान में कार्यकाल का स्पष्टतया उल्लेख नहीं है, सिर्फ यही उल्लेख है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर ऑप्शन में ये शब्द आए तो हमें यही ज्यादा टिक करना है बजाय 5 वर्ष के। अगर सामान्य रूप से पूछे तो 5 वर्ष हो सकता है। वास्तविकता में विधानसभा में बहुमत हो रहने तक का विधानसभा में जब तक बहुमत रहेगा मुख्यमंत्री का या सत्ता, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर आसीन रह सकता है। विधानसभा का कार्यकाल की बात करें, सामान्यतया 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री परिषद का सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन है
तो कथन दिए हुए हैं मुख्यमंत्री का संविधान के अनुसार कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नहीं जी, संविधान के अनुसार कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। अगर इस जगह सामान्य होता, जैसे नीचे वाले में देखो, मुख्यमंत्री के कार्यकाल का निर्धारण संविधान में स्पष्टतया नहीं है। बिल्कुल सही है कि संविधान में स्पष्टतया नहीं है मुख्यमंत्री के कार्यकाल का निर्धारण। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है, हाँ होता है। वास्तव में 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है? नहीं, वास्तव में 5 वर्ष तक का कार्यकाल नहीं होता। वास्तव में विधानसभा में बहुमत रहने तक का कार्यकाल होता है। जो नीचे 5वें नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है, इसकी जगह 5 वर्ष की जगह ये होना चाहिए। वास्तव में विधान रहने तक का कार्यकाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का हो सकता है, और सामान्य रूप से विधानसभा में बहुमत या 5 वर्ष तक का कार्यकाल बना रह सकता है। तो इसमें से चौथा कथन असत्य हैं, बाकी सब सही हैं। दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ नहीं, सॉरी, आगे चलते हैं। हम शक्तियों के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या हैं? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के? आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री की शक्तियों को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि हमने राज्यपाल की शक्तियों को 4-5 भागों में बांट के 4 भागों में बांट के पढ़ा था, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की शक्तियों में बांट के हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों। मुख्यमंत्री की शक्तियों में पहले हम राज्यपाल के संबंध में इसकी शक्तियों को पढ़ेंगे, फिर मंत्रिपरिषद के संबंध में इसकी कार्य एवं शक्तियों को पढ़ेंगे, उसके बाद में विधानमंडल के संबंध में शक्ति और कार्यों को पढ़ेंगे, और अन्य कार्य और अन्य शक्तियों के बारे में देखेंगे कि मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती हैं। आइए देखते हैं पहली शक्ति, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पे करेगा। राज्यपाल के अंदर यानी कि राज्य की समस्त शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होती हैं, और राज्यपाल उनका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पे करता है, ऐसा धारा 154 अनुच्छेद 154 लिखा है। लेकिन अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति छोड़कर शेष सभी शक्तियां एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ऐसा अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। राज्यपाल को राज्य की संवैधानिक प्रधान बनाया गया, राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रधान बनाया गया है। राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो है राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन और सारी शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित हैं, लेकिन वास्तव में जो उन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद करती है, मुख्यमंत्री उन शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक बात यह है और रियलिटी ये है। 44वें संविधान संशोधन में, जो कि 1978-79 के अंदर किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यपाल को एक बार दी गई सलाह को पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है, परंतु पुनः विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार राज्यपाल को कार्य करना होगा। यह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। राज्यपाल को कुछ शक्ति प्रदान की गई थी। एक बार जो है किसी भी विधेयक को, अगर कोई मंत्रिपरिषद कोई विधेयक पारित करती है, विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है, कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगे कि इसमें संशोधन की दरकार है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो एक बार मंत्रिपरिषद के पास उसे वापस लौटा सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद अगर दोबारा से उस प्रस्ताव को पास कर देती है, संशोधन के पास करके दोबारा से राज्यपाल के पास भेज देती है, तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और वो कानून का रूप लेता है। अब इसके अलावा राज्यपाल
एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी के रूप में किस कार्य कौन करता है? राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद की कड़ी के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की कड़ी के रूप में कार्य करता है। संविधान की अनुच्छेद 167 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को राज्य प्रशासन, शासन तथा विधानमंडल में विधान की सूचना मुख्यमंत्री देगा। मुख्यमंत्री जो है 167 की धारा 1 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के प्रशासन, विधान और विधानमंडल के विधायी कार्यों की सूचना मुख्यमंत्री अवगत कराएगा। लेकिन 167 की धारा 2 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के शासन, प्रशासन व विधायी प्रक्रिया की सूचना मांग सकता है, जो कि सीएम को ऐसी सूचना देनी पड़ेगी। अगर राज्यपाल के द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है मुख्यमंत्री से, तो वो सूचना राज्यपाल को उपलब्ध करानी होगी। शासन राज्य के अंदर शासन व्यवस्था के, प्रशासन की या विधायी कार्यों की कोई सूचना राज्यपाल मांगता है तो वो अनुच्छेद 167(2) के अनुसार मांग सकता है और राज्यपाल, मुख्यमंत्री राज्यपाल को उपलब्ध कराएगा। लेकिन 167 अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री स्वयं ही अपनी मर्जी से राज्यपाल को ये सारी सूचनाएं देगा। तीसरा है इसके अंदर कि संविधान महाधिवक्ता आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति जो है, नियुक्ति की सलाह मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को देगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। यानी कि राज्य के प्रमुख वैधानिक संस्थाओं में के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अब मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियों के बारे की बात करते हैं। अभी हमने राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियों का पढ़ा था। अब हम मुख्यमंत्री की शक्तियों को मंत्रिपरिषद के संबंध में देखते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होगा, ये हमने पढ़ी रखा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की इच्छा से मंत्री बनाता है। यानी कि बाकी मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल करेगा वो मुख्यमंत्री की इच्छा से करेगा। मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल को करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार विभागों का आवंटन किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, निर्णय लेता है। यदि कोई के निर्णय से कोई मंत्री असहमत होता है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर किसी भी निर्णय से, मुख्यमंत्री के निर्णय से कोई मंत्री असहमत होता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री कह सकते हैं मुख्यमंत्री के निर्णय में हाँ में हाँ मिलानी होती है मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद का हर सदस्य यस सर वाला होता है, यस सर। मुख्यमंत्री के लिए हर शब्द के लिए यस सर करना होता है। मुख्यमंत्री के कहे गए किसी भी शब्द का विरोध मंत्रिपरिषद नहीं कर सकती है। अगर इस तरह से कोई विरोध करता है तो उसको मंत्रिपरिषद से हटवा सकता है। मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि उसको राज्यपाल से कह के बर्खास्त करा सकता है या उसका त्याग पत्र मांग सकता है या फिर उसे बर्खास्त करा सकता है। सीएम अगर मुख्यमंत्री त्याग परिषद देगा तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र देता है अपना। अगर राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र अपने आप माना जाता है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद का पतन हो जाता है। मुख्यमंत्री का त्याग पत्र देने के साथ ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद का पतन हो जाता है, यानी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र मान लिया जाता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का अधीक्षण होता है, नियंत्रक होता है और निर्देशन का कार्य करता है, निर्देशक के तौर पर कार्य करता है। अब विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां देखते हैं कि मुख्यमंत्री की विधानमंडल के संबंध में क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 174 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर सत्राहूत करता है, सत्रावसान करा सकता है। सत्राहूत का मतलब विधानसभा का सत्र बुलाना और सत्रावसान का मतलब विधानसभा के सत्र को समाप्त करना। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है जो कि राज्यपाल
आयोजित करता है, सत्रों को सत्राहूत करने का और सत्रावसान करने का कार्य राज्यपाल का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ये सब करता है और राज्यपाल ये सब करता। अनुच्छेद ऐसा धारा अनुच्छेद 174 के अंदर वर्णित है। विधानसभा में किसी भी विषय पर मुख्यमंत्री यानी कि विधान होता है, यानी कि विधानसभा के अंदर अगर कोई विषय पे विशेष बहस चल रही है, विषय पे किसी भी विषय पे मंत्री और सत्ता पक्ष उसका स्पष्टीकरण दे रहा है, तो अंतिम स्पष्टीकरण देने वाला व्यक्ति, उस पर अंतिम प्रकाश डालने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की बात सर्व होती है। सदन के पटल पर मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। विधानसभा में अलग अलग मंत्री को बहुमत सिद्ध नहीं करना पड़ता है, मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करते ही सभी मंत्रियों का बहुमत सिद्ध हो जाता है। यानी कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री का बहुमत ही बाकी सभी मंत्रियों का बहुमत होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल सलाह देकर विधानसभा को भंग भी करा सकता है, विधानसभा को भंग करा सकता है। यानी कि विधानसभा राज्य के लिए राज्यपाल की सरकार को दोबारा से उपचुनाव कराने के लिए, दोबारा से चुनाव कराने के लिए पूरी विधानसभा को सारे के सारे एमएलएओं का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री इस सलाह को दे राज्यपाल को कि सब मंत्री क्या नाम विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए, भले ही 2 साल हुए हैं चुनाव हुए, 5 साल नहीं हुई है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इसके अलावा अन्य शक्तियों की बात करते हैं। चौथी तरह की शक्ति है मुख्यमंत्री की अन्य प्रकार की शक्तियों की बात करें तो राज्य योजना परिषद के पदेन अध्यक्ष सीएम होता है। राज्य की योजना परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों में मुख्यमंत्री पदेन उपाध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्य सचिव की नियुक्ति में योगदान देता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद एक नेशनल स्तर की संस्था है, कमेटी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके अंदर राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। राज्य में जनमत का निर्माण करता है और आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 252 या 360 में राज्य का मुख्य प्रबंधक मुख्यमंत्री बन जाता है। ध्यान रहे, आपातकाल 3 तरह से लगता है, 3 धाराओं के अंतर्गत आपातकाल लगता है। संविधान की अनुच्छेद 352, 356 और 360, इन 3 धाराओं के अंदर भारत के अंदर किसी भी राज्य में या पूरे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, या किसी भी क्षेत्र विशेष राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर आपातकाल अनुच्छेद 352 या 360 के तहत लगाया जाता है तो राज्य के अंदर मुख्य प्रशासक का कार्य मुख्यमंत्री करता है। आपातकाल की दशा 352 और 360 के केस में मुख्य प्रशासक के तौर पर, मुख्य प्रबंधक के तौर पर मुख्यमंत्री जो है काम करता है। लेकिन आपातकाल अगर धारा 356 के अंतर्गत लगाया तो मुख्य प्रशासक जो है राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल मुख्य प्रशासक का कार्य या वास्तविक प्रबंधक का कार्य जो है राज्यपाल करता है आपातकाल की धारा 356 के अंतर्गत, जबकि आपातकाल की धारा 352 और 360 के अंतर्गत मुख्यमंत्री करता है प्रबंधक का कार्य। यह ध्यान रखना। इसके अलावा संसदीय सचिव की नियुक्ति का मुख्यमंत्री करता है। इसकी सेवा शर्तों को मुख्यमंत्री का निर्धारण करता है। शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है संसदीय सचिवों को, और संसदीय सचिवों को बनाने का कोई नियम नहीं है। अपने एमएलएओं को खुश करने के लिए कई संसदीय मंत्री 30 संसदीय मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मंत्री बनाने का एक नियम है। मुख्यमंत्री जो है मंत्री अधिकतम 15% बना सकता है। कुल मिला के विधानसभा सदस्यों का अधिकतम मंत्रिमंडल हो सकता है, लेकिन बाकी एमएलएओं को खुश करने के लिए देते हैं, संसदीय सचिव बना देते हैं, संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति कर देते हैं, कई संसदीय सचिव बना देते हैं और उनको मंत्री जैसे सुविधाएं मिल जाती हैं। काम कुछ नहीं होता है, मंत्री जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो उन संसदीय सचिवों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री सेवा शर्तों का डिसाइड मुख्यमंत्री करता है उनके, और
शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये संसदीय सचिव जो होते हैं ये एमएलए होते हैं। सत्ता पक्ष के एमएलए को संसदीय सचिव बनाया जाता है, जिन्हें मंत्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और उनको खुश करने के लिए जो है उनको जिन एमएलए को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है उनको संसदीय सचिव बनाकर खुश कर दिया जाता है। विधानसभा में विधायी कार्यों में सरकार का सहयोग करते हैं, जो कि विधानसभा के अंदर विधायी कार्यों में सरकार का सहयोग करते हैं। कौन? ये संसदीय सचिव। अब बात करते हैं हम उप मुख्यमंत्री की। ये मुख्यमंत्री की शक्तियां। इसके बाद में एक उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। संविधान के अंदर ध्यान रहे, संविधान में उप मुख्यमंत्री शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अंदर केवल मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख है, उप मुख्यमंत्री शब्द का कोई उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। राजस्थान में अब तक कुल मिलाकर 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। वो 5 उप मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे वो टीकाराम पालीवाल थे। पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल ही रहे हैं, जो कि जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय का रहा है। यानी कि 1952 में ही ये नियुक्ति हुई और 1952 में ही ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। टीकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। ध्यान रहे, टीकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद यानी कि ये जो उप मुख्यमंत्री रहे उस समय पर जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे। हरिभाऊ बाबड़ा 1993 के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री बने हैं और उस समय पर भैरव सिंह शेखावत जो है मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा बनवारी लाल बैरवा ये भी उप मुख्यमंत्री रहे 2003 के समय पे। अशोक गहलोत उस समय पे मुख्यमंत्री थे। बनवारी लाल बैरवा उप मुख्यमंत्री थे। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट ये भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके समय पे भी अशोक गहलोत जो है उप मुख्यमंत्री थे। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय पे विभिन्न कार्यकालों में 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। कमला बेनीवाल का जो कार्यकाल रहा था वो 2003 तक रहा था। 1998 से लेकर 1998 या 98 से लेकर शायद 98 से लेकर 2003 तक या 99 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा था। और सचिन पायलट का कार्यकाल जो 2018 से लेकर 2020 तक रहा है। सचिन पायलट का कार्यकाल, ये भी उप मुख्यमंत्री बने हैं और कमला बेनीवाल भी बनी है और बनवारी लाल बैरवा 2000 से लेके 2003 तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 5 उप मुख्यमंत्री हैं। टीकाराम पालीवाल, हरिभाऊ बाबड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये 5 उप मुख्यमंत्री राजस्थान के अंतर्गत रहे हैं अब तक। मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री के पास में विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की और संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। और इन सब के मुख्यमंत्रियों की सलाह, मुख्यमंत्री की सलाह पे जो है राज्य सरकार नियुक्त करती है, लेकिन संसदीय सचिव को सीधा मुख्यमंत्री ही नियुक्ति दे देता है, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है। अब तक के कुल मिला के कितने मुख्यमंत्री रहे हैं एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। अब तक 3 मनोनीत हुए हैं, 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए हैं। ज्यादातर लोगों को पता है कि हीरालाल शास्त्री प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। राजस्थान के प्रधानमंत्री, राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। ध्यान रहे, स्वतंत्र राजस्थान के एकमात्र प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री ही मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 1949 से 1900 शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा 2 और मनोनीत मुख्यमंत्री बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं।
यानी कि कुल मिला के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, हीरालाल शास्त्री, एस वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री यों की सूची देखते हैं एक बार। कौन रहे? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं पालीवाल, टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरे नंबर पर जय नारायण व्यास रहे हैं, और जय नारायण व्यास के समय पर जय नारायण व्यास एक ऐसे व्यक्ति रहे जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे। नारायण व्यास की विशेषता है मंत्री रहे, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि मनोनीत भी हुए हैं, मुख्यमंत्री तौर पे भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और के तौर पर निर्वाचित मुख्यमंत्री निकाल रहा। जय नारायण व्यास का मैं गलत कह गया, उप मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री नारायण व्यास रहे हैं। इसके अलावा सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सबसे लंबे समय तक 1951 से लेकर 1971 तक लगभग 17 बरस का कार्यकाल इनका रहा है। 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है, और पहली बार आपातकाल भी इनके समय पर लगा था। अनुच्छेद 356 के तहत पहला आपातकाल भी राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में इसके समय पर लगा था, और सबसे छोटा आपातकाल था मात्र 44 दिन का। मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर पहला आपातकाल लगा था, सबसे छोटा आपातकाल था मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर। यह विशेष तथ्य ध्यान रखना। बरकतुल्लाह खां पहले मुख्यमंत्री रहे थे, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, अल्पसंख्यक समुदाय से आते, पर रहते समय पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। पद पर रहते समय एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हुई वो थे बरकतुल्लाह खां। इसके बाद हरदेव जोशी मुख्यमंत्री बने थे, और इनके समय पर सेकंड आपातकाल लगा था। हरदेव जोशी के समय पर द्वितीय आपातकाल लगाया गया था, अनुच्छेद 356 के तहत द्वितीय आपातकाल लगा था। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत आए थे। भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 के बीच थे, और इनके समय लगा था, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जो कि बीजेपी सरकार के थे या गैर कांग्रेसी थे। बीजेपी से थे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि बाद में उप राष्ट्रपति भी रहे थे, भारत देश के उपराष्ट्रपति भी बने थे भैरव सिंह शेखावत। इनके बाद जगन्नाथ पहाड़िया का नंबर आता है। जगन्नाथ पहाड़िया रहे थे इसके बाद में 1980 से 1981 के बीच में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और इनके बारे में कहा जाता है ये पहले केंद्र प्रेषित मुख्यमंत्री थे। ये राज्य के उस समय पे केंद्र में एमपी थे, केंद्र में सांसद थे। केंद्र सरकार ने इन्हें, ये जो है राजीव गांधी से ज्यादा नजदीकियां थी इनकी। राजीव गांधी से नजदीक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और ये पहले मंत्री कैसे आदिवासी मुख्यमंत्री कह सकते हैं, या अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले पहले मुख्यमंत्री थे अनुसूचित जाति के जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका संबंध भरतपुर से है। शिवचरण माथुर इसके बाद में मुख्यमंत्री बने थे, और शिवचरण माथुर के बारे में कहा जाता है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा होशियार मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। सबसे अच्छा कार्यकाल चलाने वाले शिवचरण माथुर के बारे में कहा जाता है। इसके बाद हीरालाल देवपुरा सब साल वाले मुख्यमंत्री थे, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, जो कि 21 फरवरी से लेके 10 मार्च 1985 तक मात्र इनका कार्यकाल था। लगभग 15 दिन का कार्यकाल था इनका, मात्र 15 दिवस का कार्यकाल रहा था हीरालाल देवपुरा का। ये विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद में हरदेव जोशी बने थे 1885 से 1888 तक। इसके बाद शिवचरण माथुर फिर से बने थे, शिवचरण माथुर दोबारा से बने थे, और फिर बने थे हरदेव जोशी दोबारा से। यानी कि एक कार्यकाल में, एक विधानसभा के अंदर सर्वाधिक
4 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे, 4 मुख्यमंत्री बने थे, ये ध्यान रखना है एक का विधानसभा के अंतर्गत। कौन कौन? हीरालाल देवपुरा, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी। 4 बार बदला बदली हुई थी 5 साल के अंतर्गत, सर्वाधिक बार हुई थी विधानसभा, एक विधानसभा के अंतर्गत हुआ था ऐसा। और ये समय रहा था 1885 से लेके 1890 के दौरान। एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 4 मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो भैरव सिंह शेखावत फिर अगले मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, और 1992 तक इनके समय पर कार्यकाल रहा था। और चौथा आपातकाल लगाया गया था, और राजस्थान का अंतिम आपातकाल था। राजस्थान के अंदर 4 आपातकाल लगे, जिनमें से 2 आपातकाल मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, एक मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर लगा था और एक हरदेव जोशी के समय पर। आपातकाल जो है 356 वाले ही लगे राजस्थान में, चारों आपातकाल धारा 356 के अंतर्गत लगे। भैरव सिंह शेखावत के समय पर चौथा आपातकाल लगा था। इसके बाद 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर फिर भैरव सिंह बने 1993 से लेकर 1998 तक। पहला 5 वर्ष पूर्ण करने का कार्यकाल गैर कांग्रेसी सरकार का था, यानी कि किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम कार्यकाल था जिसने के पूरे 5 वर्ष शासन किया था 1993 से 1998 तक। इसके बाद अशोक बारी आती है, ये अदल बदल के मुख्यमंत्री बनते रहे। एक बार अशोक गहलोत और दूसरी बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी है, यानी कि भैरव सिंह शेखावत के बाद अशोक गहलोत जी बने हैं 98 से 2003 तक, फिर वसुंधरा राजे बनी है 2003 से 2008 तक, फिर अशोक गहलोत बने हैं 2008 से 2013 तक, फिर वसुंधरा राजे बनी है 2013 से लेकर 2018 तक, और फिर अशोक गहलोत हैं 2018 से लेकर वर्तमान तक। यानी कि 1993 से लेके कहें तो राजस्थान के अंदर निश्चितता आई है, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, ऐसे निश्चितता आ गई है 1993। 5-5 साल का कार्यकाल लगातार रहा है। इससे पहले सरकारें जो है बीच बीच में विघटित होती रही। अब इसके बाद में हम अगला बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, कि मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। हम मुख्यमंत्री के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो मंत्रिपरिषद के बारे में और हम थोड़ा सा देखते हैं। मंत्रिपरिषद ये हम देख ही चुके हैं। राज्य 163 के अंतर्गत राज्यपाल स्वविवेक के कृत्यों को छोड़कर, यानी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री मुखिया होगा। ये हम पढ़ चुके। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। और योग्यता क्या होती है कि ये विधानसभा या विधानमंडल के परिषद के सदस्य हों या 6 माह के अंदर बनने की योग्यता रखते हों। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में इस विषय पर एक टिप्पणी की थी कि 6 माह के अंदर सदन का सदस्य नहीं बनने पर, विधानसभा का या विधान परिषद का पद नहीं बनने पर पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। ऐसा हम पिछली स्लाइड्स के अंदर देख चुके हैं। शपथ की बात करें कि तो धारा 164 के अंदर, अनुच्छेद 164 की धारा 3 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद से शपथ लेता है, और शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत है। इनकी शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है, यानी कि अनुसूची 3 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। वेतन और भत्तों की बात करें तो वेतन और भत्तों का, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 164 की धारा 5 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 164 की उपधारा 5 के अंतर्गत वेतन और भत्तों का उल्लेख है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के। राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त किए जाते हैं, और इनका उल्लेख जो है अनुसूची 3 में निर्दिष्ट है। यानी कि इनका जो निर्धारण जो है ये स्वयं करते हैं। विधानसभा के अंदर स्वयं मंत्रियों के, विधायकों के और मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानसभा स्वयं करती है। किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही अपने आप में प्रस्ताव पारित करके और इसका अनुमोदन कर लेते हैं, और अपने वेतनों को तो ये फटाफट बढ़ा लेते हैं। इसके बाद संख्या की बात करते हैं तो अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद का राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो है
विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि कुल सदस्य जितने भी हैं उनका अधिकतम 15% मंत्रिपरिषद हो सकती है, मुख्यमंत्री सहित। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा संख्या 200 है वर्तमान में। 200 निकालता 15% निकालते तो 30 होती है। यानी कि मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मुख्यमंत्री और मंत्री अधिकतम जो है 30 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। परंतु संविधान के अनुसार न्यूनतम सदस्य संख्या भी तय की गई है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। कम से कम 12 सदस्य होंगे और अधिकतम 30 सदस्य होंगे। ऐसा राजस्थान के संदर्भ में है। हर राज्य के संदर्भ में न्यूनतम 12, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर। जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या ही 32 है। जब संख्या की 32 है तो उसके न्यूनतम सदस्यों की बात करें 15% की उसका 15% लगभग 4 के आसपास ही होता है। 4 या 4.5 के आसपास होता है। 4.5 को अगर 5 भी मान लें तो भी न्यूनतम सदस्य संख्या का पूर्ण नहीं होती है और अधिकतम का उल्लेख हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ यहाँ पे मुख्यमंत्री के अलावा 3 व्यक्ति और हो सकते हैं। अधिकतम 15% की बात करें तो इस तरह के कुछ अपवाद भी हैं जिनमें कि मुख्यमंत्री जहां पर न्यूनतम सदस्य संख्या है, छोटे राज्य हैं, उसके बारे में ऐसा विधान है। इसके बाद निर्योग्यताओं की बात करते हैं कि निर्योग्यता कौन सी होती है, क्या है। तो संविधान की धारा 164(1) के अनुसार 1(b) के अनुसार निर्योग्यताओं का वर्णन दिया हुआ है अनुच्छेद 164 की उपधारा 1(b) में। 91वां संविधान संशोधन है 2003 में। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित ना हो। यानी कि 2003 में भारत सरकार के द्वारा 91वां संविधान संशोधन किया और इस संविधान संशोधन के अनुसार 10वीं सूची में दल बदल संबंधित कानून बनाया गया है और उस के अंदर किसी भी निर्योग्यता साबित होगी अगर वो दल बदल करता है तो। यानी कि एक दल को छोड़ के दूसरे दल में अगर वो शामिल हो जाता है तो ये मुख्यमंत्री निर्योग्यता होगी मुख्यमंत्री की या किसी भी सदस्य की जो है ये निर्योग्यता शामिल होगी। यानी कि उसका सदस्य है विधानमंडल का जो सदस्य है वो स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। दल बदल करने के लिए न्यूनतम 91वें संविधान संशोधन के अनुसार पहले 1/3 सदस्यों के साथ कर सकते थे, अब 2/3 सदस्य ही दल बदल कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 177 की बात करते हैं। अनुच्छेद 177 के अनुसार मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता के सदन में अधिकारों की बात करते हैं। 177 जो है मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता के सदन में अधिकारों की बात करता है। इसके अनुसार किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मंत्रिपरिषद। चर्चा और बहस या स्पष्टीकरण दे सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने सदन में ही मतदान करेंगे। यानी कि किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मंत्रिपरिषद। 2 सदन होते हैं मुख्यतः, कुछ राज्यों में 6 राज्यों के अंदर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो कोई भी मंत्री जो है दोनों में चर्चा में और बहस में भाग ले सकता है। स्पष्टीकरण आके दोनों सदनों के अंदर दे सकता है कोई भी मंत्री। लेकिन जब वोटिंग होगी अगर सदन के अंदर तो वो केवल उसी सदन में वोट दे सकता है जिस सदन से वो निर्वाचित हुआ है, जिस सदन में वो चयनित है, उस सदन में ही वो वोट करेगा। महाधिवक्ता कभी भी मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। महाधिवक्ता जो होगा वो कभी भी मतदान नहीं करेगा। इसके अंदर विधानसभा में होने वाली वोटिंग में कभी भी वोट नहीं करेगा। अनुच्छेद 166 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार को कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल कार्यों का आवंटन एवं कार्यों के संचालन का नियम बनाता है। अनुच्छेद 166
कि उपधारा 3 के अनुसार राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल कार्यों का आवंटन करता है तथा कार्यों के संचालन के लिए नियमों का निर्माण करता है। अनुच्छेद 167 की धारा 3 के अनुसार राज्यपाल किसी भी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय मंत्री में विचार विमर्श हेतु रख सकता है या रखता है। 167(3) के अनुसार राज्यपाल किसी भी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को विचार विमर्श हेतु रखता है। यानी कि राज्यपाल को अगर ऐसा लगे किसी मंत्री ने जो निर्णय किया है इस निर्णय पर कुछ बहस होनी चाहिए, इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो वो अनुच्छेद 167 की धारा 3 के अनुसार बैठक में परिषद की बैठक में मंत्री के लिए गए निर्णय को रख सकता है और उस पर विचार विमर्श करा सकता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। राज्य की मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की बात करते हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के अनुसार व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। राज्यपाल के प्रति इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने प्रति इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 की उपधारा 2 के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति, यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है मंत्रिपरिषद का और सामूहिक उत्तरदायित्व जो है विधानसभा के प्रति होता है। यह अनुच्छेद 164 की धारा 1 और 2 के अंतर्गत विवरण दिया हुआ है। ऐसा मंत्रिपरिषद के प्रकार वही है जो किसके होते हैं, मंत्रिपरिषद के होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रकारों की बात करें तो कौन कौन से किस किस तरह के मंत्री बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर, तो मंत्रियों के नाम अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद के अंदर सबसे बड़ा मंत्री जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। सबसे प्रमुख मंत्री मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री से कमतर स्तर का यानी कि कम अधिकार रखने वाला कैबिनेट मंत्री होता है। उससे कम अधिकार रखने वाले राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के और एक राज्य मंत्री अधीनस्थ होते हैं। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं उनके ऊपर कोई भी मंत्री नहीं होता है, लेकिन जो राज्य मंत्री अधीनस्थ होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन रह के कार्य करते हैं। किसी भी विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके अधीनस्थ कार्य करते हैं राज्य मंत्री अधीनस्थ। और चौथे तरह के उपमंत्री होते हैं और इस तरह से कुल मिला के मंत्रिपरिषद होता है। इनके मंत्रिपरिषद के बारे में एक बार फिर से देख लें। सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिकारों के क्रम में बात करेंगे, सबसे ज्यादा अधिकार किसके हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यानी कि सबसे ज्यादा अधिकार मंत्रिपरिषद के ओहदे में होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री के पास, दूसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री, तीसरा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, चौथा अधीनस्थ राज्य मंत्री और पांचवा उपमंत्री। ये मंत्रिपरिषद के प्रकार हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार अट्ठाईस राज्यों के अंदर हैं। भारत में कुल मिला के 28 राज्य और 28 राज्यों में विधानमंडल है, जिनमें से 22 राज्यों के अंदर केवल 2 सदनीय विधानमंडल है। 2 सदनीय कौन कौन से, पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन पहला सदन राज्यपाल और दूसरा सदन विधानसभा। जबकि 6 राज्यों के अंदर सदनीय विधानमंडल है। वो 3 सदनीय कौन सी, पहला सदन राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरी विधान परिषद। ऐसे 6 राज्य तो वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं। इनके अंदर सदस्यों की बात करें कि कितने परिषद के कितने सदस्य हैं, तो यूपी के अंदर विधान परिषद के 100 सदस्य हैं, बिहार के अंदर 75 सदस्य हैं, महाराष्ट्र के अंदर 78 सदस्य हैं, कर्नाटक में 75 सदस्य हैं, आंध्र प्रदेश में 50 सदस्य हैं और तेलंगाना में 40 सदस्य हैं। आपको गाइड या किताब में इस जगह पर 7 विधान परिषद भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो वो 7वां विधान परिषद जम्मू एंड कश्मीर जो कि वो राज्य समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गया। अब जम्मू कश्मीर कोई विधान परिषद नहीं है, अतः देश के अंदर कुल मिला के 6 विधान परिषद ही हैं। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 169 के 169 अनुच्छेद कहता है कि राज्य की विधानसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 प्रस्ताव से पास करने पर संसद
साधारण बहुमत से उत्साधन कर सकती है। किसका? विधान परिषद का। यानी कि कहें विधान परिषद का सृजन, यानी कि अनुच्छेद 169 जो है विधान परिषद के सृजन या समाप्ति से, उत्साधन शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान के अंदर इसके लिए। उत्साधन शब्द का मतलब होता है समाप्त करना और सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। यानी कि विधान परिषद का निर्माण या समाप्त जो है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया जा सकता है। इसके लिए राज्य की विधानसभा में उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद के अंदर भेजना होता है और संसद इसे साधारण बहुमत से पास करके किसी भी राज्य में नया विधान परिषद बना सकती है या उस राज्य के विधान परिषद को समाप्त भी इसी बहुमत से कर सकती है। यानी कि पहले विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी अपने 2/3 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कि हमारे यहां पर नई विधान परिषद का गठन किया जाए या मौजूद विधान परिषद का समाप्त कर दिया जाए। इस बात के ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार संसद के अंदर इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करेगी। तब जाके किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन होगा अथवा विधान परिषद की समाप्ति होगी। राजस्थान के अंदर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विधान परिषद के गठन के लिए संबंध में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। लेकिन जब तक केंद्र सरकार ने वो प्रस्ताव पारित नहीं किया था, केंद्र सरकार के पास लंबित था, उससे पहले राज्य के अंदर सरकार बदल गई, वसुंधरा सरकार आ गई। वसुंधरा सरकार ने पुनः विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित किया कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, अतः ये प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए। विधान परिषद के गठन से पहले ही उत्साधन का प्रस्ताव दोबारा से राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा यानी कि वसुंधरा सरकार के द्वारा केंद्र को भेज दिया गया। अतः राजस्थान के अंदर आज तक विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है, जबकि संविधान के अंदर राजस्थान के अंदर वो योग्यता है, राजस्थान के पास विधान परिषद गठन का ऑप्शन है कि राजस्थान चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को बने रहने के लिए। जय हिंद,